इस रिपोर्ट को देखने के बाद अगर आप माता पिता हैं, शिक्षक हैं या इस देश के नागरिक हैं तो यह रिपोर्ट कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम राम जी है। पिछले 2 वर्षों में 86 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए। जी हाँ, आपने सही सुना, 86 लाख बच्चे। यह किसी विपक्षी पार्टी का दावा नहीं है, यह किसी मीडिया का अनुमान नहीं है, यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी सरकारी रिपोर्ट में लिखा है 69.9% स्कूलों तक कंप्यूटर पहुंच चुके हैं, 67.4% स्कूलों तक इंटरनेट पहुंच चुका है और 95% से अधिक स्कूलों में बिजली है। पहली बार देश में शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई है। तो सवाल यह नहीं है कि सरकारी स्कूलों में सुविधाएं नहीं है, सवाल यह है अगर सुविधाएं बढ़ रही हैं तो बच्चे कम क्यों हो रहे हैं। यह वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। देश में हर दिन औसतन 13 स्कूल बंद हो रहे हैं। एक साल में 4,791 स्कूल, इनमें से 2,426 सिर्फ मध्य प्रदेश में है, जहां कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज की यह रिपोर्ट किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध की नहीं है। हम सिर्फ सरकार के अपने दस्तावेज की अलग अलग लाइनों को एक साथ रखेंगे और देखेंगे कि क्या ये सारी लाइनें मिलकर एक ही कहानी कहती है या फिर इनके बीच कोई ऐसा विरोधाभास छिपा है जिसे आज तक ठीक से समझा ही नहीं गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2023-24 में देश का कुल स्कूल नामांकन 24 करोड़ 80 लाख था। सिर्फ 2 साल बाद 2025-2026 में यह घटकर 24 करोड़ 72 लाख रह गया। पहली नजर में आपको लग सकता है 8 लाख बच्चों की कमी इतने बड़े देश में शायद कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन यही असली कहानी छिपी हुई है। क्योंकि जब आप स्कूल आंकड़े के अंदर झांकते हैं तब पता चलता है कि सरकारी स्कूल ने 86 लाख बच्चे खो दिए और प्राइवेट स्कूल ने 88 लाख नए बच्चे पा लिए। अगर सिर्फ सरकारी स्कूलों से बच्चे निकलकर प्राइवेट स्कूलों में गए होते तो कहानी यही खत्म हो जाती, लेकिन कुल नामांकन दर भी घटा है। यानी एक हिस्सा ऐसा भी है जो शिक्षा व्यवस्था से ही बाहर चला गया। यही वो बिंदु है जहां यह मामला सिर्फ सरकारी बनाम प्राइवेट स्कूल का नहीं रह जाता है, यह सवाल बन जाता है। क्या हम धीरे धीरे ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां अच्छी शिक्षा एक सुविधा बनती जा रही है, अधिकार नहीं? क्योंकि शिक्षा हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार होता है और सुविधा चाहिए तो प्राइवेट सेक्टर है ही। क्या यह सब अचानक हुआ? जवाब है नहीं। शिक्षा शोधकर्ता प्रोफेसर अरुण सिंह मेहता के एक रिसर्च के मुताबिक वर्ष 2017-18 से वर्ष 2024-25 के बीच सरकारी स्कूलों की संख्या 81,000 से ज़्यादा घट गई, यानी लगभग 7.4% की कमी। इसी दौरान प्राइवेट अनएडेड स्कूल का नामांकन शेयर 33.19% से बढ़कर 36.80% हो गया। यह बदलाव किसी एक साल का नहीं है, यह 8 वर्षों से धीरे धीरे चल रही प्रक्रिया है। और लोकतंत्र में सबसे खतरनाक बदलाव वही होता है जो धीरे धीरे होता है, जिन पर कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनती, जिन पर प्राइम टाइम बहस नहीं होता, जिन पर संसद में कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन जब तक लोग ध्यान देते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसी बीच हाल ही में दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की और उस रिपोर्ट ने इस पूरी कहानी में एक नई परत जोड़ दी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-2025 में देश में कुल 14,71,473 स्कूल थे। सिर्फ एक साल बाद 2025-2026 में यह संख्या घटकर 14,66,682 रह गई, यानी 4,791 स्कूल कम हो गए। सबसे ज्यादा 2,426 स्कूल मध्य प्रदेश में, इसके बाद तेलंगाना में 1,392, पश्चिम बंगाल में 568, आंध्र प्रदेश में 474, तमिलनाडु में 369, कर्नाटक में 281 और हिमाचल प्रदेश में 266। यह भी सरकारी आंकड़े हैं। अब सरकार का पक्ष भी सुनिए। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि कई राज्यों में स्कूलों का विलय किया गया, इसलिए स्कूलों की संख्या कम दिखाई दे रही है। यह तर्क सुनने में सही लगता है, लेकिन यहीं से पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। क्योंकि अगर सिर्फ स्कूलों का विलय हुआ है तो उस बच्चों की संख्या लगभग वैसी ही रहनी चाहिए थी। मतलब मान लीजिए 2 स्कूल है, स्कूल ए में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं और स्कूल बी में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर दोनों स्कूल को वापस मर्ज यानी विलय कर दिया जाए तो अब की स्थिति के हिसाब से स्कूल 1 और बच्चे 200 होने चाहिए, लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं।
अगर शिक्षा मंत्रालय का तर्क सही है कि स्कूलों की संख्या सिर्फ विलय की वजह से कम हुई है, तो जिन राज्यों में स्कूल बढ़े हैं वहां बच्चों का नामांकन भी बढ़ना चाहिए था। लेकिन सरकारी आंकड़े इसके बिल्कुल उलट कहानी बताते हैं। बिहार में स्कूलों की संख्या 946 बढ़ी, छत्तीसगढ़ में 234 स्कूल बढ़े, दिल्ली में 87 स्कूल बढ़े। अब आप सोचिए, स्कूल भी बढ़े तो क्या बच्चों की संख्या भी बढ़ी? नहीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में छात्रों का नामांकन 1737 कम हुआ, छत्तीसगढ़ में 49,459 कम हुआ और दिल्ली में 45,250 कम हुआ। यानी इमारतें तो बढ़ रही हैं लेकिन उनमें बैठने वाले बच्चे कम हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ इमारत बना देने से शिक्षा बेहतर हो जाती है या माता पिता किसी और चीज की तलाश में हैं? अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर ही देख लीजिए। वर्ष 2025-2026 में ड्रॉप रेट 3% से बढ़कर 6.7% हो गया। यानी कुछ ही समय में यह दर दोगुने से भी ज्यादा हो गई। बिहार में ड्रॉप रेट 9% तक पहुंच गया। यह सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इन आंकड़ों के पीछे लाखों बच्चे हैं, लाखों परिवार हैं और लाखों ऐसे फैसले हैं जो शायद मजबूरी में लिए गए होंगे। अब फिर लौटते हैं प्रोफेसर अरुण सिंह मेहता के विश्लेषण पर। उनके मुताबिक वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 के बीच बिहार में एलिमेंट्री नामांकन 25.50% तक घट गया। उत्तर प्रदेश में 14.30% की गिरावट दर्ज हुई। यह साधारण गिरावट नहीं है, यह उस राज्य की तस्वीर है जहां सरकारी स्कूल दशकों से गरीब परिवारों की पहली उम्मीद रहे हैं। अगर वही परिवार अपने सीमित आमदनी के बावजूद सरकारी स्कूल छोड़कर कहीं और जा रहे हैं तो सवाल सिर्फ स्कूल का नहीं है, सवाल भरोसे का है। एक ऐसा आंकड़ा जो शायद सबसे कम चर्चा में आया, बिहार में प्राथमिक स्तर पर लड़कों का ड्रॉप आउट लड़कियों से भी ज्यादा तेजी से बढ़ा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लड़कों का 28.02% और लड़कियों का 27.04% रहा। अंतर बहुत बड़ा नहीं है लेकिन यह एक नया संकेत देता है, क्योंकि वर्षों तक चर्चा लड़कियों की शिक्षा पर होती रही है लेकिन अब लड़कों का भी स्कूल छोड़ना एक गंभीर सामाजिक संकेत बनता जा रहा है। अब आइए समाज के उस वर्ग पर जिसके लिए सरकारी स्कूल सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एकमात्र विकल्प होते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 6 वर्षों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों का नामांकन अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। वर्ष 2021-2022 में यह संख्या 4,82,00,000 थी, जो घटकर वर्ष 2025-2026 में 4,38,00,000 रह गई, यानी 44 लाख से अधिक की गिरावट। हाँ, एक सवाल उठता है, क्या शिक्षा व्यवस्था से बाहर जाने वाला हर बच्चा एक जैसी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आता है? सरकारी आंकड़े कहते हैं नहीं। सबसे बड़ा असर उसी तबके पर पड़ रहा है जो पहले से सबसे कमजोर है। और यही बात इस पूरी रिपोर्ट को सिर्फ शिक्षा की रिपोर्ट नहीं रहने देती, यह सामाजिक न्याय की रिपोर्ट भी बन जाती है। अब जरा एक अलग नजरिए से देखिए, इसे अर्थशास्त्र की भाषा में समझते हैं। सरकारी स्कूल का खर्च कौन उठाता है? आप, मैं और इस देश का हर टैक्स देने वाला नागरिक। यानी एक बच्चे की पढ़ाई का बोझ पूरे समाज में बटा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है पूरा खर्च एक ही परिवार के जेब पर आ जाता है। फीस, यूनिफॉर्म, किताबें, स्कूल तक जाने के लिए बस, अलग अलग शुल्क और कई बार कोचिंग तक। यानी जिस जिम्मेदारी को कल्याणकारी राज्य को निभाना चाहिए था वह धीरे धीरे परिवार के कंधों पर आ रही है और एक गरीब परिवार भी कर्ज लेकर बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजने का फैसला करता है। तो यह सिर्फ स्कूल बदलने का फैसला नहीं है, यह उस भरोसे का टूटना है जो कभी सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर हुआ करता था। अब मैं आपको दिखाऊंगा सरकारी रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। ऐसे स्कूल जहां एक भी छात्र नहीं है लेकिन वहां शिक्षक भी है, वेतन भी है, पोस्टिंग भी है, पूरा सरकारी ढांचा भी है। आखिर जब पढ़ने वाला कोई है ही नहीं तो पढ़ाने वाला वहां क्यों है? और ठीक इसके दूसरी तरफ एक ही शिक्षक पूरे स्कूल को क्यों चला रहा है, जो सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे पर सवाल खड़े करता है। UDISE की आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में जीरो एनरोलमेंट स्कूलों की संख्या एक साल में 7,993 से घटकर 5,663 हो गई। पहली नजर में यह अच्छी खबर लग सकती है, लेकिन रुकिए, यही एक ऐसा तथ्य सामने आता है, इन 5,663 स्कूलों में भी लगभग 20,000 शिक्षक तैनात हैं। यानी ऐसे शिक्षक जिनके पास पढ़ाने के लिए एक भी छात्र नहीं है। अब जरा सोचिए, एक तरफ लाखों बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हजारों शिक्षक ऐसे स्कूलों में वेतन ले रहे हैं जहां पढ़ाने के लिए कोई बच्चा है ही नहीं।
क्या यह सिर्फ संयोग है या यह संसाधनों के बंटवारे की ऐसी गड़बड़ी जिसे वर्षों तक ठीक ही नहीं किया गया। अब राज्यवार तस्वीरें देखिए। पश्चिम बंगाल में पिछले साल जीरो एनरोलमेंट स्कूलों की संख्या में 321 की बढ़ोतरी हुई। अब वहां 4133 जीरो एनरोलमेंट स्कूल हैं और 19,502 शिक्षक तैनात हैं। अब उत्तर प्रदेश आइए। बिना नामांकन वाले स्कूल 81 से बढ़कर 313 हो गए और वहां तैनात शिक्षकों की संख्या 56 से बढ़कर 177 हो गई। इसके अलावा गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी जीरो एनरोलमेंट स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। अब यहाँ एक सीधा सवाल बनता है, अगर किसी स्कूल में एक भी छात्र नहीं है तो वहाँ शिक्षक क्यों हैं? अगर कहीं शिक्षक बैठे हैं तो दूसरी तरफ ऐसे स्कूल क्यों हैं जहाँ पूरा स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है? सरकारी रिपोर्ट के अनुसार देश में सिंगल टीचर वाले स्कूलों की संख्या पहली बार घटी है। 1,14,125 से घटकर 1,08,043 हो गई। यह सकारात्मक बदलाव है, इसे स्वीकार करना चाहिए। कुछ राज्यों में आज भी ऐसे स्कूल बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में 3,445 नए सिंगल टीचर स्कूल, महाराष्ट्र में 1,017, राजस्थान में 1,063। यानी एक तरफ कुछ स्कूलों में एक भी छात्र नहीं, फिर भी शिक्षक मौजूद हैं, और दूसरी तरफ हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां एक ही शिक्षक पूरे स्कूल की जिम्मेदारी संभाल रहा है। क्या यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं है या संसाधनों के वितरण में कोई गहरी संस्थागत समस्या है? अब जरा इन सभी आंकड़ों को एक बार फिर एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ सरकारी स्कूलों से 86 लाख बच्चे कम हो गए, दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों में 88 लाख बच्चों का नामांकन बढ़ गया। एक तरफ 69.9% स्कूलों तक कंप्यूटर पहुंच गए, 67.4% स्कूलों तक इंटरनेट पहुंच गया, 95% से अधिक स्कूलों में बिजली है, 99.5% स्कूलों में पीने का पानी की सुविधा है। देश में हर दिन औसतन 13 स्कूल बंद हो रहे हैं। एक तरफ करीब 20,000 शिक्षक ऐसे स्कूलों में तैनात है जहां एक भी छात्र नहीं है, दूसरी तरफ 1,08,043 स्कूल ऐसे हैं जहां पूरा स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। अगर इन सभी आंकड़ों को अलग अलग पढ़ेंगे तो ये सिर्फ आंकड़े लगेंगे, लेकिन अगर इन्हें एक साथ रखेंगे तो एक पैटर्न दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में उस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया गया जिससे गिनना आसान था। कितने शौचालय बने, कितने कंप्यूटर पहुंचे, कितने स्कूलों में इंटरनेट लगा, कितने स्कूलों में बिजली पहुंची, इन सब का रिकॉर्ड बन सकता है, इनकी तस्वीरें खींच सकती है, इनका उद्घाटन भी हो सकता है, इन पर प्रेस रिलीज जारी की जा सकती है। लेकिन आज 5वीं कक्षा का बच्चा वास्तव में 5वीं की किताब पढ़ पा रहा है या नहीं? 8वीं का छात्र गणित की बुनियादी सवाल हल कर पा रहा है कि नहीं? कितने शिक्षक नियमित रूप से पढ़ा रहे हैं? कितने स्कूलों में पढ़ाई सिर्फ औपचारिक बनकर रह गई है? यही वे सवाल है जिनका जवाब किसी सरकारी संस्था के दस्तावेज में नहीं लिखा होता। इस रिपोर्ट का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सरकारी आंकड़ों को सरकारी दावों के साथ रखकर उनके बीच मौजूद सवालों को समझा जाए, क्योंकि लोकतंत्र में आंकड़े सिर्फ तालियां बजाने के लिए नहीं होते, वे सवाल पूछने के लिए भी होते हैं।